हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम ओवर हियर इज डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में. ओके जैसे कि आपको पता है कि हम डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे अच्छे से टैबुलर फॉर्म में रखते हैं, टेलीमार्क होता है, फिर उनका बार ग्राफ बनता है. ठीक है, सो बेसिकली बार ग्राफ के साथ साथ पाई चार्ट भी होता है. ठीक है, मतलब बार ग्राफ तो है ही और उसके अलावा पाई चार्ट भी होता है जिसे हम चपाती चार्ट बोलते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम डेटा हैंडलिंग क्वेश्चंस को करेंगे और कैसे उनको हम प्रेजेंट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर कम्स द एम्बार्क ऑन एक्टिविटी. Siri's father wants to buy a mobile phone. He asks his friend about the different models available in the market and notes down their prices and features. He prepares the following table. अब सिरी के जो पापा है वो चाहते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन खरीदना. ओके, तो वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं डिफरेंट मॉडल के बारे में जो कि अवेलेबल है मार्केट में और उनके प्राइजेस और फीचर्स को नोट डाउन करते हैं. ओके, वो प्रिपेयर करते हैं ये फॉलोइंग टेबल जहाँ पर फीचर्स, प्राइजेस ये सब लिखे गए हैं मोबाइल फ़ोन के. तो यहाँ पर फीचर्स लिखा गया है ब्रांड 1 मोबाइल, दिया गया है ब्रांड 2, देन ब्रांड 3. ओके, तो यहाँ पर आपको प्राइजेस भी दे रखा है. ब्रांड 1 का है 14,800, ब्रांड 2 का है 13,499 और ब्रांड 3 का है 15,999. ठीक है, सिरी asked his father why he made this table. तो सिरी जो अपने पापा से पूछते हैं कि क्यों आपने ऐसा टेबल क्यों बनाया है. ठीक है, so his father replied, I want to buy a mobile. To find a model that suits my needs, I have to compare the features of different models. So I have collected all the information and then arrange it in the form of a table. तो यहाँ पर उसके पापा बोल रहे हैं कि मैं एक मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ. ठीक है, और मोबाइल ख़रीदने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ कि कौन सा मॉडल अच्छा रहेगा, उसका प्राइस कितना है, वो सब. ओके, और उसके साथ साथ उनके फीचर्स वगैरह भी वो जान रहे हैं. तो इसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं उसे टेबल फॉर्म में. ठीक है, नाउ सिरी लाइक द आइडिया दैट ऑफन इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू मेक द राइट डिसीजन. तो सिरी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि मतलब पहले अच्छे से आइडियाज़ वगैरह ले लेना, एक टेबल बनाना. ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को और फिर अपना डिसीजन लेना. ठीक है, मतलब इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना. ओके, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और वर्ड्स विच हेल्प अस मेक डिसीजन इज कॉल्ड डेटा. अब वो इन्फॉर्मेशन जो कि नंबर्स के फॉर्म में है, वर्ड्स के फॉर्म में है, जो हमें मदद करते हैं कि हम कुछ डिसीजन बना सके. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं. ओके, in the above example, the price of the mobile phone, the presence or absence of a camera in a mobile phone, the presence or absence of FM in a mobile phone, etc. are all data. अब यहाँ above example में जो प्राइस है मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, प्रेजेंस एब्सेंस है किसका? कैमरा का मोबाइल फ़ोन में, या फिर प्रेजेंस एब्सेंस है मोबाइल फ़ोन में FM का या नहीं, ये सभी क्या है? डेटा है. इन आवर डेली लाइफ वी फेस मैनी सिचुएशंस वेयर वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और अपना डिसीजन आखिरी में बनाते हैं. ठीक है, now let's start the chapter with the first topic, that is exploring essential ideas. Okay, so the first topic over here is recording data. In a quaint town nestled among the hills, there was a school named Sunshine Academy. तो एक quaint town है, ठीक है, जो कि हिल में है, हिली एरिया में है. तो वहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है Sunshine Academy. The 6th grade class was buzzing with excitement as their much awaited picnic was just around the corner. Miss Mehta, their enthusiastic teacher, wanted to make sure everything was perfect. तो वो make sure करिए कि हर चीज़ें perfect होनी चाहिए बच्चों के लिए. To ensure that each student got their favorite fruit during the picnic, she asked the students to choose from 4 fruits: banana, apple, orange or guava. She tasked Umam, the class monitor, to record the data. Okay, so basically student, यहाँ पर टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि किन किन बच्चों को कौन कौन सा फ्रूट पसंद है. तो 4 फ्रूट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआवा. ठीक है, तो इसमें फिर रिकॉर्ड बनाया जाएगा डेटा का. ओके,
Now, preparing the list, Uma, known for her meticulous nature, took on the task with enthusiasm. She decided to create a list that would clearly show each student's fruit preference. Here's how she organized the data. Okay, तो उमा जो है उसको meticulous nature के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है, मतलब उसका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, वो अच्छे से काम करती है, अपना अच्छे से काम को संभालती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, ठीक है। तो उमा जो है उस टास्क को एकदम एंथुजियाज्म फॉर्म में लेती है और लिस्ट को क्रिएट करती है, उसमें वो क्लियरली लाइक शो करती है हर एक स्टूडेंट का जो भी फ्रूट वो प्रेफर कर रहे हैं वो चीज़। ओके, नाउ स्टेप्स उमा फॉलोड। उमा ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं? सबसे पहले उमा ने लिस्ट किया है डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। सबसे पहले तो नाम लिखा है उसने, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू ईच नेम शी नोटेड द स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ फ्रूट, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू ईच नेम उसने नोट डाउन किया है स्टूडेंट का चॉइस ऑफ फ्रूट। ओके, सो उमा's लिस्ट लुक्ड समथिंग लाइक दिस। हियर यू कैन सी स्टूडेंट नेम एंड द फ्रूट चॉइस। ओके, सो आर्यन जो है उसको बनाना पसंद है, बेला को एप्पल, चित्रा को ऑरेंज, देव को गुआवा, ईशा को बनाना, फैजल को एप्पल, देन गीता को ऑरेंज, हरी को गुआवा, ईशा को बनाना और जय को एप्पल, ठीक है। रिकॉर्डिंग डेटा हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली। इन दिस सिनेरियो द डेटा हेल्प्स मिस मेहता टू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ ईच फ्रूट शी नीड्स टू ब्रिंग टू द पिकनिक, ensuring that every student gets their preferred fruit. Okay, so रिकॉर्डिंग डेटा जो है वो मदद करता है इन्फॉर्मेशन को गैदर अप करने के लिए। इससे मिस मेहता को भी मदद मिली, उन्हें पता चला कि अच्छा कितने उनको फ्रूट लेकर जाने हैं बच्चों के लिए जो उनके फेवरेट है, ठीक है। Now next thing is components of data recording. First thing, the first column contains the name of the students. This ensures that every student is accounted for and helps in identifying who choose which fruit. Okay, तो पहला कॉलम जो है वो नेम ऑफ स्टूडेंट को कंटेन करता है, ये इंश्योर करता है कि हर एक स्टूडेंट जो है दे आर अकाउंटेड फॉर एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हु चूज विच फ्रूट, एंड हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किसको कौन सा फ्रूट पसंद है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द सेकेंड कॉलम लिस्ट द फ्रूट ईच स्टूडेंट प्रेफर, मतलब कौन सा फ्रूट हर एक स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी डेटा नीडेड फॉर द प्लानिंग। ओके, तो ये बहुत ही प्राइमरी डेटा है जो कि प्लानिंग के लिए चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा। सो द फर्स्ट थिंग इज बाय रिकॉर्डिंग द डेटा मिस मेहता कैन क्विकली सी द टोटल नंबर ऑफ ईच फ्रूट नीडेड। अब रिकॉर्ड करके डेटा को मिस मेहता जो है वो ध्यान से देख रही है कि टोटल नंबर ऑफ कितने फ्रूट्स उनको चाहिए, ठीक है। It reduces the chances of any mistakes. Each student preference is noted, ensuring everyone gets what they want. तो इससे क्या होता है कि जो मिस्टेक के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को जो उनको पसंद है, उनको जो पसंद है फ्रूट वही प्रेफर किया गया है, ठीक है, मतलब वही लेकर आई है मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट कीप्स द इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये इन्फॉर्मेशन को एकदम स्ट्रक्चर रखता है और ईजी टू अंडरस्टैंड रखता है, आसानी से समझ में आ जाता है। दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म। अब ये टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो डेटा है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है टैबुलर फॉर्म यूजिंग टेबल्स, नेक्स्ट आपको दिया है पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग पिक्चर्स, फिर आपको दिया है ग्राफिकल फॉर्म लाइक बार ग्राफ। ओके, now student, here you can see data analysis. So after recording the data, Uma could analyze it to determine how many of each fruit were needed. She could create a tally chart for a quick visual representation. अब यहाँ पर बोला है कि डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद उमा जो है वो एनालाइज करती है टू डिटरमाइन कि कितने फ्रूट उनको चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेंगी, उसके लिए टेली चार्ट बनाएंगी फॉर अ क्विक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो टेली चार्ट में आप देख सकते हो फ्रूट आपको दिया है, टेली आपको दिया, टोटल आपको दिया, ठीक है। बनाना कितने बच्चों को पसंद है, 3 बच्चों को, तो 3 नंबर यहाँ लिख दिया। एप्पल कितने बच्चों को पसंद है, 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। ऑरेंज 2 बच्चों को पसंद है, 2 यहाँ लिख दिया। गुआवा भी 2 बच्चों को पसंद है, तो 2 यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, recording data is an essential skill that helps in various real life situations. In this case, it ensured that the picnic planning was smooth and every student was happy with their choice of fruit. तो ये जो recording data है काफ़ी important है, ये मदद करता है various real life situations में, और इस केस में ये ensure करता है कि जो पिकनिक प्लानिंग जो है वो एकदम स्मूथली चल रही है और हर एक स्टूडेंट को अपना जो चॉइस ऑफ फ्रूट है वो मिल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेली मार्क्स. टेली मार्क्स आर अ मेथड ऑफ काउंटिंग दैट यूजेस वर्टिकल लाइंस टू रिप्रेजेंट नंबर्स. अब टेली मार्क क्या है? मेथड ऑफ काउंटिंग है जिसमें वर्टिकल लाइन हम यूज करते हैं ताकि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें. ओके, to make counting easier, every fifth tally mark is drawn diagonally across the previous 4 vertical marks. यानी कि काउंटिंग को इजी बनाने के लिए जो फिफ्थ वन है, जैसे कि 1 2 3 4 हमने स्टिक करे यहाँ पर, ठीक है,
तो स्टूडेंट जो फिफ्थ वन है वो इधर ना आकर वो इस तरफ आएगा डायगनली फॉर्म में, यानी कि इसे कट कर देगा, ठीक है। सो दिस ग्रुपिंग ऑफ 5 अलाउज फॉर क्विक विजुअल काउंटिंग। तो इससे क्या होता है कि क्विकली हम काउंटिंग कर पाते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल इज फेवरेट स्पोर्ट्स इन अ क्लास। अब फेवरेट स्पोर्ट्स आपको दिए गए हैं क्लास में। लेट अस कंसीडर अ क्लास सर्वे वेयर स्टूडेंट्स आर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट। द ऑप्शंस आर फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड टेनिस। तो इनमें से कौन सा उनका फेवरेट स्पोर्ट है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका। पहला है कि लिस्ट करना है हमें पॉसिबल चॉइसेस ऑफ स्पोर्ट, फिर हमें रिकॉर्ड करना है ईच स्टूडेंट चॉइस यूजिंग टेलीमार्क, फिर हमें ग्रुप करना है टेलीमार्क को इन सेट्स ऑफ 5 टू सिंप्लीफाई द काउंटिंग, ठीक है। Now here you can see the survey data collection. So here you can see the student name, favorite sport, student name and favorite sport over here, ठीक है। अब इसी को हमें ये अच्छे से ऑर्गेनाइज तब भी नहीं है, इसको हमें टेलीमार्क में ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमें एक्चुअली में पता चल सके कि कौन सा स्पोर्ट कितने बच्चों को पसंद है, ठीक है। The data can be presented in a tabular form like this. Here you can see telemark representation. तो स्पोर्ट के नाम यहाँ लिखे गए हैं, टेली यहाँ पर और टोटल यहाँ पर, ठीक है। जैसे फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों को पसंद है। बास्केटबॉल 4 बच्चों को पसंद है। क्रिकेट 1 2 3 4 5 बच्चों को पसंद है। हॉकी 4 बच्चों को। टेनिस 5 बच्चों को। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यानी कि आपको सब एड अप कर देना है। तो स्टूडेंट जब आप एड अप करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल, दैट इज 26। ओके, सो बेसिकली football, 8 students choose football. We use one set of 5 telemark plus 3 more. ओके तो हमने यहाँ पर 1 सेट ऑफ 5 टेलीमार्क चूज किया है और 3 मोर चूज किया है इधर, ठीक है। तो ये हमारे फुटबॉल हो गए। फिर उसके बाद है बास्केटबॉल। 4 स्टूडेंट चूज बास्केटबॉल, वी यूज 4 टेलीमार्क। तो 4 स्टूडेंट ने बास्केटबॉल चूज किया है, ठीक है, और इसमें हमने 4 टेलीमार्क यूज किया है। नेक्स्ट थिंग इज क्रिकेट। 5 स्टूडेंट चूज क्रिकेट, वी यूज 1 सेट ऑफ 5 टेलीमार्क। हमने इसमें 1 सेट ऑफ 5 टेलीमार्क को यूज किया है। नेक्स्ट इज हॉकी। 4 स्टूडेंट्स चूज हॉकी, वी यूज 4 टेलीमार्क। हमने यहाँ पर देखा कि 4 स्टूडेंट ने हॉकी को चूज किया है और इसमें हमने 4 टेलीमार्क यूज किए हैं। नेक्स्ट वन टेनिस। 5 स्टूडेंट्स चूज टेनिस, वी यूज 1 सेट ऑफ 5 टेलीमार्क। अब यहाँ पर 5 स्टूडेंट है जिन्होंने टेनिस को चूज किया है और इसमें हमने 1 सेट ऑफ 5 टेलीमार्क को यूज किया है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द पिक्टोग्राफ्स। सो द डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग पिक्चर्स। अब डेटा जो है वो पिक्चर्स के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज पिक्चर्स द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ एंड अपीयर्स अट्रैक्टिव। जब हम पिक्चर्स का यूज करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं और वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। ये काफी आसान होता है समझना और हम आंसर भी कर पाते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस को। हेयर 1 पिक्चर रिप्रेजेंट्स 1 स्टूडेंट। एक पिक्चर जो है, एक स्माइली फेस, वो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि सैंडविच है तो कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 बच्चों को पसंद है। डोसा कितने को पसंद है वो आपको बताना। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, देन प्लेट, स्पून, ग्लासेस एक्सेट्रा। ओके, then here you can see pictograph can also be represented vertically. pictograph vertically भी represent हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आइटम है, ठीक है, और उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the project work. So this is your homework part. Okay, now let us represent the strength of a school in the form of a pictograph. तो चलिए इसको represent करते हैं strength of a school in the form of pictograph. तो यहाँ पर आपको classes दिए गए हैं, यहाँ पर आपको number of students दिए गए हैं, ठीक है। Is it reasonable to represent 35 students using 35 symbols? क्या ये reasonable रहेगा कि हम 35 students को 35 symbols से वो represent करें? बट ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। So to draw the pictograph conventionally in such situation we can assume that 5 students can be represented by 1 symbol. मतलब कि 5 स्टूडेंट जो है वो 1 सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। इसको हम स्केलिंग बोलते हैं। जनरली द स्केल मस्ट बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब जो स्केल होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है सभी फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। Now, in case the frequency is less than the scaling unit, we must make appropriate assumptions. अब जिसमें मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि frequency जो है वो less than है scaling unit से, तो हमें कुछ appropriate assumption बनाने होते हैं। In the example shared, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, let the person represent 5 students, then another one represent 4 students. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, तो टोटल जो पूरा पर्सन है वो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर जब जिसके एक ही हाथ है और 2 पैर है तो वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब उसके हाथ ही नहीं है तो 3 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब उसका एक पैर नहीं है, ठीक है, और दोनों हाथ नहीं है तो वो 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब उसकी सिर्फ बॉडी दी गई है, हाथ पैर नहीं दिए गए, तो वो 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आपको दिया है क्लास 6 के स्टूडेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 के जो है पूरे हाथ पैर है, ठीक है। तो डैट मीन्स एक अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 + 5 हो गया 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 इज 25। और 25 में आप
दिस स्टूडेंट को, इस वाले स्टूडेंट को भी आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, 25 में, यानी कि 25 में हमने 3 को ऐड कर दिया क्योंकि हाथ नहीं है दोनों, ठीक है, तो 25 + 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओके, लेट्स सी 6th क्लास में 28 ही बच्चे थे या फिर नहीं। ओके, सो यस 6th क्लास में 28 बच्चे थे, ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही 7th क्लास में है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है, एंड 30 + 5 इज 35। ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी क्लासेस का भी दिया गया है। ओके, now let's see the example 1. In a class of 25 students like various games, the details are shown in the following pictograph. Note, no student play more than one game. तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्लास जिसमें 25 स्टूडेंट्स है जो कि गेम्स खेलते हैं अलग अलग टाइप के, तो आपको पिक्टोग्राफ दिखाना है इसमें, और यहाँ पर आपको नोट भी दिया गया कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो मोर देन वन गेम नहीं खेलता है, ठीक है। तो जैसे आपको गेम यहाँ पर दिया कबड्डी, और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, टेनिस के दिए गए, बैडमिंटन के और क्रिकेट के। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, कितने स्टूडेंट बैडमिंटन खेलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ स्टूडेंट द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। ओके, तो कितने स्टूडेंट बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन का आपको यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे 5 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच गेम इज प्लेड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा गेम ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलते हैं, तो वो है कबड्डी, ठीक है, सो आप लिखोगे कबड्डी। ओके, फिर है कि व्हाट इज द गेम इन विच लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, कौन से गेम में बहुत ही कम स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, दैट इज टेनिस। ओके, तो आप लिखोगे वहाँ पर टेनिस। फिर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी गेम, कितने बच्चे गेम खेलते ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पहले हम ऐड ऑन कर देंगे, 7 + 4 + 5 + 6 दैट इज 22, और नंबर ऑफ स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे, 25 - 22 विल बी 3, यानी कि 3 बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 2. The following pictograph shows the number of cars in 5 different cities. अब ये जो पिक्टोग्राफ है यहाँ पर आपको शो किया गया है नंबर ऑफ कार्स, वो भी 5 डिफरेंट सिटीज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्केल देख सकते हो स्टूडेंट, स्केल में जो 1 कार है वो 2 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो 1 कार की पिक्चर है वो 2 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिटीज आपको दिया है, ठीक है, और इधर आपको नंबर दे रखे हैं कार के, ठीक है। जैसे कि 1 कार 2 कार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 + 2 4, 4 + 2 is 6, 6 + 2 8, 8 + 2 is 10 and 10 + 2 is 12, ठीक है। तो यानी कि सिटी ए में कितने हो गए, 12 हो गए। ओके, ऐसे ही आपको सिटी बी का भी काउंट करना है 2 यहाँ पर, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 2 3 4 है, तो यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 8। ओके, फिर ऐसे ही सिटी सी का हमें देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 × 9 हम कर देंगे, दैट इज 18। ओके, ऐसे सिटी डी का हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 × 10 इज 20, ठीक है, एंड देन 1 2 3 4, 2 × 4 इज 8। ओके, नाउ विच सिटी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ कार, कौन सी सिटी में मिनिमम नंबर ऑफ कार है, तो यहाँ पर 2 सिटी है, वो है सिटी बी और सिटी ई, ठीक है। सिटी बी एंड सिटी ई हैव द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स, दैट इज 8 कार्स ईच। ओके, नाउ विच सिटी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार, कौन सी सिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार है, तो वो है सिटी डी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सिटी डी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स, दैट इज 20 कार्स, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हाउ मेनी मोर कार्स डज विलेज सी हैज एज कम्पेयर टू विलेज बी। ओके, एज कम्पेयर टू सिटी बी। ओके, सो हेयर यहाँ पर वो बोल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर विलेज नहीं सिटी है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने कार्स जो है वो मोर है, ठीक है, मोर कार्स डज द सिटी सी हैज एज कम्पेयर टू द सिटी बी, यानी कि हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक है, सिटी सी और सिटी बी को। ओके, तो जब आप सिटी सी और सिटी बी को कंपेयर करोगे तो 20 में से आप 18 को माइनस कर दोगे। ओके, सो सिटी बी और सिटी सी को आप कंपेयर कर रहे हो, यानी कि 18 में से आपने 8 को माइनस किया, सो इट विल बी 10। ओके, यानी कि सिटी सी हैज 10 कार्स मोर देन सिटी बी, तो सिटी सी जो है उसके पास 10 कार ज़्यादा है सिटी बी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन ऑल द 5 सिटीज, टोटल नंबर ऑफ कार्स क्या है 5 सिटीज में, तो आपको सबको एड अप कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 66 कार्स इन टोटल। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 3rd. Neha threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. अब नेहा जो है वो डाइस को 40 टाइम्स फेंकती है, थ्रो करती है, और वो नोट डाउन करती है नंबर को जो भी यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है, उसमें शो किया गया है मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टेलीमार्क। आपको डेटा एंटर करना है, टेलीमार्क यूज करना है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, आपको फाइंड आउट करना है वो नंबर जो अपीयर हो रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मतलब बहुत ही कम टाइम में,
और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देन फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में अपीयर हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 7 टाइम्स, 2 हो रहा है 6 टाइम्स, 3 हो रहा है 5 टाइम्स, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 जो है वो 11 टाइम्स हो रहा है, और 6 जो है वो 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स है वो है 4, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम नंबर है वो है 5, और 1 और 6 जो है वो हमारी इक्वल फॉर्म में है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में आ रखी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 4। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। अब इस पिक्टोग्राफ में आपको नंबर ऑफ ट्रैक्टर दिखाए गए हैं 5 विलेजेस में। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 ट्रैक्टर की जो ड्राइंग है वो रिप्रेजेंट करिए 1 ट्रैक्टर को ही। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेबल में आपको विलेजेस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो विलेज ए में 1 2 3 4 5 6 है ट्रैक्टर्स, एंड विलेज बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं। ओके, विलेज डी में 3 ट्रैक्टर्स हैं, और विलेज ई में 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स है। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि आपसे पूछा है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर जो है वो विलेज डी में है जो कि है 3। ठीक है, फिर विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर जो है वो विलेज सी में है। ठीक है, तो आप लिखोगे 8 वहाँ पर। फिर उसके बाद आपसे डिफरेंस पूछा है विलेज सी का विलेज बी से, तो यानी कि 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर आपसे पूछे तो टोटल आ जाएगा 28। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 5। The number of girl student in each class of a co-educational middle school is depicted by the following pictograph। तो गर्ल स्टूडेंट का यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 गर्ल जो है 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी यहाँ पर आपको क्लासेस दिए गए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो 1 गर्ल जो है वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 24। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कि 4 इंटू 4 इज 16। ठीक है, बट 16 में हम 4 का हाफ जो है उसको एडअप कर दे, 4 का हाफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2। ओके, तो 16 प्लस 2 विल बी 18। ठीक है, मतलब जो आधे बने उसको हमें हाफली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है 1 2 3 5, 5 इंटू 4 इज 20। ठीक है, नेक्स्ट वन 1 2 3 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 2 कर देंगे हम तो आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट वन 1 2 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 2 कर देंगे हम तो आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 4 इंटू 4 इज 16, नेक्स्ट वन 1 2 3 3 इंटू 4 इज 12, एंड देन 1 4 4 प्लस 2 हम करेंगे दैट विल बी 6। ओके, now observe the pictograph and answer the following question। which class has the minimum number of girl student। minimum number of girl student कौन सी क्लास में है, तो minimum number of girl student जो है हमारे वो कौन सी क्लास में है, वो है 8th क्लास में यानी कि 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 8th क्लास। ओके, फिर आपसे पूछा है स्टूडेंट कि इज द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, क्या कम है वो क्लास 5 से। सो येस यू कैन सी नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 16 है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 10 है, तो इसका मतलब 6 का ज़्यादा है और 10 वो जो 5th क्लास में है वो कम है। ठीक है, सो आंसर इज नो। मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि क्या नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 वो कम है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 से, तो नहीं, वो कम नहीं, वो ज़्यादा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितने गर्ल्स है, तो क्लास 7 में 12 गर्ल्स है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4A। So here you can see a survey was conducted between 50 students to find out how they travel to school and the following result were found। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर पाया गया। फ्रॉम दी अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अबव डेटा से आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को। ठीक है, बट उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है टेलीमार्क फॉर्म में। ठीक है, दिस इज वर्ड, दिस इज टेलीमार्क फॉर्म। ओके, टेलीमार्क। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नंबर। ओके, सो बस में कितने स्टूडेंट है जो बस से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 5 इज 25, 25 प्लस 1 इज 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। फिर उसके बाद साइकिलिंग से कितने बच्चे आते हैं, तो 5 प्लस 5 10, फिर 1 2 3 4, 10 प्लस 4 इज 14। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 5 6 7 8। ओके, मतलब 8 बच्चे जो है वो चलकर आते हैं, एंड 1 2 3 4 यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल इन विच कैटेगरी, तो ज़्यादा स्टूडेंट जो है कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो वो फॉल कर रहे हैं बस की कैटेगरी में। ठीक है, जो कि है
26, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल इन विच कैटेगरी, तो कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कम है और कौन सी कैटेगरी में वो फॉल कर रहे हैं, तो वो है वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग में कम बच्चे हैं और वो वॉकिंग कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, हियर यू कैन राइट वॉकिंग, ओके। एंड वॉकिंग में कितने बच्चे हैं, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछे कि हाउ मेनी डिड नॉट गिव एन इन्फॉर्मेशन, किसी और को कितने थे बच्चे जिन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, ओके। तो नो रिप्लाई में आपका आ जाएगा नो रिप्लाई इज 4, ओके। Now next one is Aman threw a dice 60 times and noted the number of appearing each time as shown below. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, एंटर करना है डेटा को यूजिंग टेलीमार्क एंड फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द टेबल वन ओनली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेलीमार्क वाला बनाना है आपको, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज सेम, द टेबल ओनली यू हैव टू मेक, ओके। सो इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेलीमार्क टेबल. Now the next thing is the following pictograph shows the different modes of transport used by students to travel to school each day, ठीक है। तो ये फॉलोइंग पिक्टोग्राफ जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें शो कर रही है। तो यहाँ पर जो 1 पर्सन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको स्कूटर दिया है, ये कितने हो गए, फिर 5 को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 20 + 5 is 25, ठीक है। अब पब्लिक बस से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 हो जाएगा ये, ओके। 1 2 3 4 यानी कि 20, 1 2 3 15, ओके। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब उसके बाद हमें पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखकर आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज स्कूल बस टू ट्रैवल टू स्कूल, कितने बच्चों ने स्कूल बस यूज किया है ट्रैवल करने के लिए, तो वो है 50, ओके। यहाँ पर आप लिखोगे 50 स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कार, ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट कार, ओके। बट यू हैव टू राइट कार ओवर हियर, और कार कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स, ओके। 15 स्टूडेंट्स. Now student, the next thing is the following pictograph shows the number of students that have cycles in 5 classes of the school, ठीक है। तो 1 साइकिल जो है वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास आपको दिया है यहाँ पर और नंबर ऑफ साइकिल्स आपको दिए हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी क्लास 6 में 1 2 3 4 5 साइकिल्स है, क्लास 7th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइकिल्स है, ठीक है। और क्लास 8th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइकिल्स है, ठीक है। और क्लास 9th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइकिल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 10th में 1 2 3 4 5 6 7 साइकिल्स है, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ गिवन अबव. सो व्हिच क्लास स्टूडेंट्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल, कौन से क्लास स्टूडेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल है, तो वो है हमारा क्लास 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्लास 9 लिखोगे, ओके। सो यू हैव टू राइट डाउन क्लास 9. सो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हमसे विच क्लास स्टूडेंट हैव द मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल, कौन सी क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल है, तो वो है क्लास 6, ओके। सो यू हैव टू राइट डाउन क्लास 6 ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट वन इज विच क्लास स्टूडेंट हैव 9 साइकिल्स, और कौन सी क्लास स्टूडेंट में 9 साइकिल्स है, मतलब कौन सी क्लास के वो बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं और 9 बच्चे हैं वो, तो वो है 8th क्लास, ओके। सो यू हैव टू राइट क्लास 8 ओवर हियर. Now next is what is the total number of cycles in all the 5 classes. Total number का मतलब है सबको add up कर देना है, ठीक है। So it will be like this 5 plus 10 plus 9 plus 12 and plus 7, okay. So you have to add them. 5 plus 10 is 15 and then 15 में आप 9 को add कर दो तो कितना हो जाएगा. So basically you can count by the help of your fingers also, okay. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, okay, that means it is 24, okay. 24 में आप 12 को ऐड कर दो, okay, तो कितना हो जाएगा 4 5 6 2 plus 1 3 36 हो जाएगा. 36 में हम 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, that is 43, okay. तो यहाँ पर आप लिखोगे 43, okay. Okay student, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे 43, okay. Now the next one is
Now the next topic, bar graph. Remember how we drew bar graph to show numerical information. आपको याद होगा कि कैसे हम बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को दिखा सके. सी द बार ग्राफ ऑन योर राइट. यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया गया है. इट शोज द अमाउंट ऑफ मनी ईच क्लास इन अ स्कूल डोनेटेड टू द केबी मेडिकल एड फंड. अब ये अमाउंट ऑफ मनी दिखा रहा है कि हर एक क्लास से कितना डोनेट किया है केबी मेडिकल एड फंड को. व्हाट इज द टोटल अमाउंट डोनेटेड. क्या टोटल अमाउंट है जो डोनेट किया गया है. ठीक है, दैट इज ऑफ द क्लास 7th A. ठीक है, जो कि कितना है, जो कि टोटल 800 है. ओके, देन विच क्लास गेव द मोस्ट. कौन सी क्लास ने ज्यादा दिया है, तो 7th A क्लास है. देन हु गेव द लीस्ट, और किसने बहुत कम दिया है, दैट इज 6th B. ओके, जो कि कितना है, टोटल 400 है. ओके, सो यहाँ पर आपको क्या दिया है, बेसिकली यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है बार ग्राफ के फॉर्म में. ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो अमाउंट आपको रुपीज में दिया है, इधर क्लासेस आपको दिए गए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, 0 है, ठीक है. और यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं. यहाँ पर 50-50 के कदम में वो बढ़ रहे स्केल जो है रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द क्लासेस और द अमाउंट दे हैव the amount they have donated. Okay, so now what else do we learn from this table. इस टेबल से हमने और क्या सीखा है ये आपको बताना है. The table below shows the number of children in each class of a school. Okay, now अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं ईच क्लास में. ठीक है, ऑफ अ स्कूल. लेट अस ड्रॉ बार ग्राफ फॉर दिस. इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. द हाइट ऑफ ईच बार शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर. हाइट जो है वो अकॉर्डिंग होना चाहिए टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इफ वी टेक इट एज 1 सेंटीमीटर पर चाइल्ड, व्हाट हाइट पर चाइल्ड शुड बी वुड बी अ कन्वीनियंट स्केल. तो कन्वीनियंट स्केल क्या होगा, व्हाट अदर थिंग शुड बी डिसाइड टू ड्रॉ द ग्राफ. नाउ मेक अ ग्राफ इन योर नोटबुक. ठीक है, तो अब ग्राफ को आप अपनी नोटबुक में बनाओगे. फ्रॉम दिस ग्राफ वी गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास एंड फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ वी गेट द अमाउंट डोनेटेड बाय ईच क्लास. अब इस वाले में हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हर एक क्लास में और पहले वाले में हमें अमाउंट जो उन्होंने डोनेट किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 5th A हैज 25 चिल्ड्रन एंड उन्होंने डोनेट किए हैं 600 रुपीज. ओके, सो हाउ मच डिड ईच चाइल्ड ऑफ दिस क्लास डोनेट ऑन एन एवरेज. अगर एवरेज में देखिए तो हमको इनके डिवाइड करना है. ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज फॉर्म में पता चल जाएगा कि एक एक बच्चे ने कितने कितने रुपीज दिए हैं. ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको क्लासेस दिए गए हैं और बताया गया है कि कितने कितने बच्चे हैं उनमें. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज विच क्लास हैज द हाईएस्ट एवरेज एंड द लोएस्ट. ओके, ये आपको बताना है. ओके, now let's move into the exercise 4B. so here you can see the first question. observe the following bar graph and answer the following question. आपको यहाँ पर बार ग्राफ दिया गया है, नेम ऑफ एनिमल दिया है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में स्पीड इन किलोमीटर पर आवर दिया है आपको. ठीक है, और स्पीड 10 किलोमीटर के फॉर्म में बढ़ती जा रही है. you can see the question which is the fastest animal. कौन सा fastest animal है, that is lion. okay, now next one is what is the speed of deer. deer का speed क्या है, तो deer का speed है 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड उसके बाद आपसे पूछा है हाउ मच फास्टर इज डियर देन डॉग. डियर कितना फास्टर है एज कम्पेयर टू डॉग, तो डियर का है 50 और डॉग का है 40. तो 50 माइनस 40 हम कर देंगे, सो इट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, इतने उससे ज़्यादा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीरज इन 5 सब्जेक्ट. ओके, सो हेयर यू कैन सी द सब्जेक्ट एंड मार्क्स गिवन ओवर हेयर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज इन विच सब्जेक्ट डज नीरज गेट द लोएस्ट मार्क. कौन से सब्जेक्ट में उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो वो साइंस में आए हैं. ठीक है, और कितना हो सकता है वो, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इट विल बी लाइक अराउंड 65 समथिंग. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि साइंस में उसके कम आए हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में उसे कितने मार्क्स मिले हैं, तो उसे 100 मार्क्स मिले हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इन विच सब्जेक्ट डज ही गेट लेस देन 75 मार्क्स. और कौन से सब्जेक्ट में लेस देन 75 उसे मिला है, तो लेस देन 75 जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सभी जो है वो 80 से लाइक 80 को पार करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, हेयर ऑल्सो यू कैन सी. ओके, तो लेस देन 75 जो है वो है साइंस 1. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे साइंस. ओके स्टूडेंट, now let's move to the next topic, that is artistic and aesthetic consideration data visualization. In addition to the technical aspects of data presentation discussed earlier, artistic and aesthetic factors play a crucial role in making visual representation more engaging and effective. When preparing visual data presentation, the spectrograph or bar graph, ensuring that the presentation fits the intended space is essential. This can be managed by selecting an appropriate scale as mentioned in earlier sections. Moreover, a visually appealing and easy to understand presentation helps
helps the audience grasp the information better, faster, and also keep them engaged. Okay, now here you can see the example. Tallest mountains on each continent. Let's take a practical example. The table below lists the tallest mountains on each continent along with their height. Okay, तो continent आपको दिया है, tallest mountain आपको दिया और height आपको दी है यहाँ पर. ठीक है, continent है एशिया, tallest mountain एवरेस्ट है, height आपको यहाँ पर दी गई है. ठीक है, if you want to quickly compare the height of these mountains, it's not immediately obvious from the table alone. For instance, questions like how much taller is Mount Everest than Mount Kosciuszko, okay, or are Mount Elbrus and Mount Kilimanjaro close in height, can be hard to answer by simply looking at the number. मतलब नंबर को देखकर हम हार्डली आंसर कर पाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, बार ग्राफ बनाना होगा. By converting this data into bar graph, it become easier to compare and visualize the height. तो easy हो जाता है कंपेयर करना और हाइट को विजुअलाइज करना. Initially we might represent the height using horizontal bar, और initially हम जो है हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं using the horizontal bar which are proportionate to the values they represent. ठीक है, जो कि proportionate है उस वैल्यू से जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको माउंटेन्स के नाम दिए गए हैं. ठीक है, उनकी ऊंचाई बताई गई है आपको. ओके, व्हाइल दिस प्रेजेंटेशन हेल्प्स, इट कैन बी मोर इंट्यूटिव टू डिस्प्ले हाइट यूजिंग वर्टिकल बार्स एज हाइट्स आर नेचुरली परसीव्ड एज समथिंग दैट ग्रोज अपवर्ड. मतलब कि नेचुरली परसीव्ड है और वो चीज़ें हैं जो अपवर्ड की तरफ जाती है. ठीक है, सो अ वर्टिकल बार ग्राफ ऑल्सो नोन एज कॉलम ग्राफ गिव्स अ क्लियरर पिक्चर especially when representing something like mountain heights. Okay, तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वर्टिकल बार ग्राफ है उसको हम कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, जो हमें एकदम क्लियर पिक्चर देता है. ओके, स्पेशली उस समय जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ चीज़ जैसे कि माउंटेन हाइट को. ठीक है, वर्टिकल बार रिसेंबल द वे माउंटेन्स राइज फ्रॉम द ग्राउंड मेकिंग द कंपैरिजन मोर रिलेटेबल. अब ये जो वर्टिकल बार है ये रिसेंबल करते हैं किस तरीके से माउंटेन राइज करता है ग्राउंड से और एक कंपैरिजन को रिलेटेबल बना देता है. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी द माउंटेन्स ओवर हियर एंड उनकी जो हाइट है वो आपको बताई गई इधर. ठीक है, column graph example on your right is a column graph. Here column graph है showing the height of the tallest mountain on each continent. By rotating the graph so that the bars grow upward like the mountain, we make it visually appealing and easier to understand at a glance. For example, it's now simple to see that Mount Everest is far taller than Mount Kosciuszko and that Elbrus and Kilimanjaro have somewhat comparable heights. Okay, तो इसमें बहुत आसान हो जाता है ये सब देखना. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो माउंट एवरेस्ट है काफ़ी बड़ा है और सभी से. ठीक है, now the next thing is general guidelines for visual presentation. So first point is vertical bar graph, best used to represent data that grows or rises such as height or populations. This makes it visually natural and intuitive as we tend to associate growth with upward movement. Okay, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो best used to represent data जो grow कर रहा है और rise कर रहा है such as height or the population, ये easy हो जाता है. Like this make it visually natural, मतलब इसको visually natural बनाता है and intuitive as we tend to associate growth with the upward movement. ठीक है, हम इसमें growth दिखा रहे हैं वो भी upward movement के फॉर्म में. ठीक है, अब है horizontal bar graph, more suitable for representing data that extend along a horizontal plane such as distance between locations or time durations. ठीक है, by carefully considering both the scale and the directions of data representation, we can make the data not only more informative but also more visually appealing. Okay, now let's move into the exercise 4C. So here you can see some questions. Why is it more visually intuitive to use vertical bar? कि मतलब vertical bar use करना क्यों visually intuitive होता है. ठीक है, column graph को use करना when representing height such as mountain height rather than horizontal bars. Okay, ये आपको बताना है. ठीक है स्टूडेंट, सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आपसे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं जो आपको आंसर करने हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी विच वी हैव लर्न. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज infographics enhancing data with visuals. When data presentations such as bar graph are elevated with artistic elements and more detailed visuals, they transform into infographics. तो वो transform हो जाते हैं infographics में जब उसमें detailed visually add on कर देते हैं. Infographics are designed to attract attention while communicating data in a way that is both engaging and easy to understand. तो मतलब इस तरीके से वो attract करता है कि वो easy to understand हो जाता है. By blending data with visually appealing graphics, infographics make information clearer and more enjoyable for the audience. तो मतलब काफ़ी अच्छा
से समझ में भी आ जाता है ऑडियंस को और अपीलिंग भी होता है वो, ठीक है। नाउ एग्जांपल टॉलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट। अब टॉलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट का आपको एग्जांपल दिया है कि लेट अस रिविजिट द अर्लियर एग्जांपल ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी यूज्ड अ कॉलम ग्राफ, हमने यूज किया था विद वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट द height of the mountains. Now let us make that idea a step further by turning the column into triangles. अब हम इसमें column को triangle में turn कर रहे हैं which resemble the shape of mountains and add some color to make visual more striking. और color add on करेगा ताकि visual जो है वो और striking बन जाए, ठीक है। So in this infographic, each mountain height is depicted by the size of the triangle, which gives a more relatable visual, a clue than just plain rectangles. The triangle shapes mimic mountains, making the data more engaging. ठीक है, तो इसमें क्या है कि triangle जो है वो mountain का shape create कर रहा है, okay? Now let's see potential issues with infographics. While infographics can be visually stimulating, they may sometimes introduce inaccuracies. For example, in this infographic, the taller triangle are also wider, which could suggest that taller mountains are also broader. Okay, तो मतलब जो taller triangles है वो wider है, वो suggest करते हैं कि taller mountains जो है वो क्या है, वो broader form में है, ठीक है। This might not be true as the width of the mountain has no direct correlation with its height. In such cases, the infographic unintentionally convey additional information that may mislead the viewer. Okay. फिर ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिया improving visual appeal without losing accuracy. ठीक है. So you have to read these topics. Okay. To understand it better. Okay, student. This is your homework part. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to revise this chapter, you have to practice it. Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.